नमस्कार दोस्तों, आप सब विद्यार्थियों को इस परीक्षा कुल के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनुप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की ये वीडियो खास करके उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जिन्हें 2025 का बोर्ड एग्जाम देना है, जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए साइंस सब्जेक्ट जो विषय विज्ञान की है, इसके हम जो यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है, आज हम उसका एक एक प्रश्न सोल्यूशन करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको मॉडल पेपर 5 मॉडल पेपर साइंस के ऐसे कराएंगे। अगर उससे उससे बाहर 5 मॉडल पेपर कराने का अगर आप हमारे करते हैं हमारे चैनल के द्वारा, और उससे बाहर यूपी बोर्ड का 90 से 95% पेपर हूबहू आपके जनपद में खुलेगा। इतनी 101% की गारंटी है मेरे भाई। ठीक, ये जो मॉडल पेपर है ये केवल सिर्फ यूपी बोर्ड का ही नहीं है मेरे भाई। जिस भी बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न लागू है और हिंदी मीडियम का बोर्ड है, जैसे आपको बिहार बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया और उत्तराखंड बोर्ड हो गया, जहां पर एनसीईआरटी पैटर्न है और हिंदी माध्यम है, तो वहां पर मेरे भाई ये पेपर बहुत ही रामबाण साबित होगा 2025 के विद्यार्थियों के लिए। आप इसमें सबसे पहले बात करते हैं समय जो होता है आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है और पूर्णांक नंबर 70 का रहता है। ठीक है मेरे भाई, अब सबसे पहले इस पेपर की हम रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। देखो, आपको प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो हम सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं क्या होता है। ठीक, सबसे पहले आपको यूपी बोर्ड में ऐसा होता है, यूपी बोर्ड जो है ऐसा होता है, जो सबसे पहले आपके पास 20 एमसीक्यू होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? एमसीक्यू कितने आते हैं आपके पास? 20, जिसमें से 20 एमसीक्यू जो होते हैं मेरे भाई फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। फिजिक्स में, जिसमें से फिजिक्स के एमसीक्यू जो मेरे भाई होते हैं आपके पास 7 फिजिक्स के एमसीक्यू आते हैं, और केमिस्ट्री के 6 एमसीक्यू आते हैं, और जीव विज्ञान में आपके 7 बहुविकल्पी होते हैं। ये क्या है? सबसे एमसीक्यू प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न की बात कर रहा हूं। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं जो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं। लघुत्तरी प्रश्न भौतिक विज्ञान में 3 आएंगे आपके पास लघुत्तरी प्रश्न, रसायन विज्ञान में सी का मतलब केमिस्ट्री, सी का मतलब रसायन विज्ञान, इसमें से आपके लघुत्तरी प्रश्न 2 आएंगे, और इसमें से आपके क्या बायोलॉजी में लघुत्तरी प्रश्न आपके 3 आएंगे। ठीक, इसके बाद हम द्विगुत्तरी प्रश्न की बात करते हैं। द्विगुत्तरी प्रश्न में सबसे पहले द्विगुत्तरी नंबर 1 जो आएगा आपका, एक द्विगुत्तरी फिजिक्स का आता है, एक द्विगुत्तरी केमिस्ट्री का आता है, एक द्विगुत्तरी आपका प्रश्न जीव विज्ञान का होता है। हाँ, इनके अथवा में प्रश्न लगे होते हैं। कुल मिला के अगर मैं अथवा को हटा के कुछ प्रश्न बोलूं, जो द्विगुत्तरी में अथवा जो हट रहे होते हैं उनको हटाकर बोलूं, तो आपके पास 31 प्रश्न होते हैं मेरे भाई। 31 प्रश्न आपके पूरे पेपर में आते हैं। ठीक मेरे भाई, अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम खंड आ की बात करते हैं। खंड आ में सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। खंड आ में सबसे पहले आपके 7 विकल्पी मिलेंगे, 7 एमसीक्यू होंगे फिजिक्स के। किसके होंगे? फिजिक्स के होंगे, भौतिक विज्ञान के। 7 बहुविकल्पी एमसीक्यू भौतिक विज्ञान के होते हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, ये खाली स्थान है, कहलाता है। क्या कहलाता है? दोनों पृष्ठों से घिरा होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए, और पारदर्शी खास करके होना चाहिए। ठीक, तो मेरे भाई पारदर्शी माध्यम एक हमारे पास देखो लेंस है, हमने मान लिया हमारे पास एक ये लेंस है, ये दोनों पृष्ठों से घिरा हुआ है, पारदर्शी भी होता है ये। ठीक, एक हमारे पास लेंस की कंडीशन ऐसी आती है, ये उत्तल लेंस हो गया और एक हमारे यहाँ पर मिक्स हो गया अवतल लेंस, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ दोनों गोलीय हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। ठीक मेरे भाई, ऐसे हो सकते हैं। ठीक, अब रह गई मेन बात कि जो, और देखो जो सबसे पहले बात करते हैं लेंस। लेंस जो होता है आपके पास, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। ये लेंस की परिभाषा लिखी है। ठीक, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस से आर पार देखा जा सकता है, लेकिन उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो मिलकर बना होता है, इससे आर पार नहीं देखा जा सकता, ना ही अवतल लेंस से आर पार नहीं देखा जा सकता। ठीक मेरे भाई, तो हमसे क्या पूछा था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं प्रश्न। पहला प्रश्न था 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी होना चाहिए, 2 पृष्ठों से घिरा भी होना चाहिए, पारदर्शी भी होना चाहिए, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, दोनों पृष्ठ गोलीय हो, वह कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मुझे लगता है कि आपका मुझे लगता है कि आपका उत्तल लेंस होगा, ये उत्तल लेंस होगा। ठीक, सबसे पहला विकल्प क्या? गोलीय दर्पण, ये हो ही नहीं सकता। दर्पण में वस्तुएं आर पार दिखाई नहीं देती हैं, त्रिज्या से कोई मतलब ही नहीं है। गोलीय लेंस, हाँ लेंस क्या होता है? गोलीय लेंस, ये लेंस हो सकते हैं, लेंस हो सकते हैं। आपका सी नंबर विकल्प ही राइट है मेरे भाई। ठीक, समतल दर्पण भी नहीं होगा मेरे भाई। आपका पहले का सी आंसर सही है। ठीक, अगला जो हमारे पास प्रश्न है दूसरा,
दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो सबसे पहले दर्पण, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते तो कई प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से मैंने आपको दो प्रकार बताया, जिसमें से सबसे पहले उत्तल दर्पण होता है। क्या नाम रहता है? उत्तल दर्पण। और दूसरा होता है अवतल दर्पण। क्या नाम होता है? अवतल दर्पण। ध्यान सुनना, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की दो स्थितियां होती हैं और आपके सिलेबस में, और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां होती हैं। ठीक, इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं विकल्प, इसमें क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जो 6वीं स्थिति होती है उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है और आभासी बनता है। आभासी, आ का मतलब आभासी बनता है, और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है बराबर, किसके बराबर? वस्तु के बराबर बनेगा और आभासी बनेगा, और इसमें क्या बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक, और जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में छोटा बनेगा प्रतिबिंब, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा, और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। और इनमें से सभी क्या बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक, और इनमें सभी, तो हमें क्या बड़ा प्रतिबिंब देखना था ना? क्या बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें भाई अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आपका ए नंबर विकल्प राइट होगा, ए नंबर आपका विकल्प सही होगा। अगला जो प्रश्न है सी नंबर की बात करते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न नंबर तीसरा, किसी उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने और अनंत के बीच कोई बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, देखो मैं कह रहा हूं वस्तु रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले एक उत्तल लेंस बनाइए, ये उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस की जो बीचों बीच रेखा जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। इस लेंस की वो फोकस दूरी f1 हमारी ये हो गई। इस लेंस से 2f1 ये वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। इस लेंस के आधार पर फोकस दूरी हमारी f2 ये हो गई। इस लेंस के आधार पर हमारी 2f2 ये हो गई। ठीक है मेरे भाई, हमें क्या रखना है? वो कह रहा है उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच, ये 2f और अनंत के बीच मैंने वस्तु रख दी। तो वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। दर्पण लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय मुख्य फोकस f2 से होकर जाती है। ठीक है मेरे भाई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है इसमें बता रहा हूं मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, कायदे से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस फोकस से इस साइड जितनी वस्तुएं रखी होंगी उनका प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से छोटा बन सकता है। क्या बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक मेरे भाई, हाँ लेकिन उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, हाँ उत्तल लेंस से द्वितीय मुख्य फोकस जो एफ से इस साइड की ओर जो रखी होती हैं वस्तुएं, तो प्रतिबिंब क्या बनता है? छोटा बनता है। अगर इस साइड रखी होंगी वस्तुएं, 2f के इस साइड वस्तुएं रखी होंगी तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, तो हमारे पास क्या रखना है? वस्तु अनंत, ये अनंत है, हम इसे लिख दे अनंत, और 2f1 के बीच पर रख दी। तो वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, द्वितीय मुख्य फोकस f2 से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। ये दोनों किरणें जहां पर काटती हैं वो वस्तु का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। ये कहां पर रखी? वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा, उल्टा भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए। ठीक है, पहला नंबर विकल्प ही वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। हाँ ये हो सकता है। ठीक मेरे भाई, बी नंबर वास्तविक, उल्टा, बड़ा। बड़ा तो बनेगा ही नहीं, इस साइड देखो 2f1 के इस साइड वस्तु रखी तो छोटा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक, ये बड़ा तो बनेगा, ये गलत होगा। आभासी, उल्टा, आभासी कहां बन रहा है? ये तो वास्तविक बन रहा है ना, ये गलत पॉइंट है। आभासी से ये भी गलत। आपका आंसर क्या सही होगा? आपका तीसरे का ए नंबर आंसर सही होगा, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा बनेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 2f1 के इस साइड जो रखी होंगी वस्तुएं, 2f1 के जो इस साइड वस्तुएं होती हैं वहां पर प्रतिबिंब क्या बनता है? छोटा बनता है। 2f के इस साइड जो वस्तुएं होती हैं उस साइड जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर जो चौथा है बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मॉडल पेपर आपके लिए रामबाण साबित होगा। हम प्रश्न नंबर चौथे की बात करते हैं। ठीक मेरे भाई, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर चौथे। प्रश्न नंबर चौथा क्या है आपके पास? हाँ, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ठीक मेरे भाई, ऐसा हो पाने का कारण क्या है? फिर से देखो मेरी बात सुनना। सबसे पहली बात तो कि ये तुम्हारे पास, देखो मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ये तुम्हारे पास मुन्ना है, क्या ये मुन्ना? ये मुन्ना है, और ये क्या है तुम्हारे पास? एक मुन्नी है। ये क्या है? मुन्नी। ये मुन्ना देखता है मुन्नी को। अब भैया मुन्नी कहीं यहाँ टहल रही, कहीं यहाँ टहल रही, बार बार टहलते टहलते तब भी मुन्ना को दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि मुन्ना की जो आंखों पर जो है, मुन्ना की जो आंखों की जो समंजन क्षमता होती, क्या होती है? समंजन क्षमता, वो बहुत उसको फोकसित कर रही। क्या किसको कर रही? इस मुन्नी को फोकसित करे, तब तो मुन्नी दिखाई दे रही मुन्ना को। ठीक है मेरे भाई, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी विकल्प पर, जरा दूरदृष्टिता, नहीं ये गलत बात है। समंजन क्षमता, हाँ समंजन क्षमता की अभी मैंने बात की थी कि ये मुन्नी इधर उधर टहल रही तो मुन्ना को फोकसित होती, मुन्ना की जो क्षमता होती है समंजन क्षमता,
उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, समंजन क्षमता के कारण बनता है। ठीक, आपका विकल्प बी नंबर सही होगा। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, ये आपके विकल्प गलत होंगे। ठीक मेरे भाई, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला जो हमारे पास प्रश्न है पांचवा, हाँ पांचवा प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया, 2024 में आया, इस साल 2025 में भी आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न है पूछने का यूपी बोर्ड के इस साल। बहुत अच्छा पैटर्न है। इसी तरह पूछना है आपको। एक एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट की क्लास है मेरे भाई, एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हुए चलूंगा। कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। ठीक, हमारे पास कॉलम ए है हमारे पास और कॉलम बी है। हमारे पास सबसे पहले कॉलम है विद्युत विभवांतर, इस साइड हमारे पास मात्रक है, इस साइड हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण वो है विज्ञान की, मतलब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, मतलब कुछ जो महत्वपूर्ण उपकरण दिए हैं। ठीक मेरे भाई, उपकरण है, सॉरी उपकरण दिए हैं, इस साइड हमारे पास इसके मात्रक है। ठीक मेरे भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले वैद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। आपको देखो मैंने पढ़ा कि वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, वाट को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ओम का जो चिन्ह होता है ऐसा होता है, वोल्ट को वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, वैद्युत विभवांतर को वी से प्रदर्शित करते हैं, धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत शक्ति को पी से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम चलते हैं विकल्प पर। पहले का विद्युत विभवांतर था, विद्युत विभवांतर कहां, चौथे पर, वोल्ट पर ध्यान देना। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर पर बात करते हैं। ठीक, पहले का ए नंबर चौथा सही है। ठीक है, दूसरे नंबर है विद्युत धारा पहले पर, ये देखो विद्युत धारा दूसरे पर है, तो दूसरे पर इसमें वाट पर, इसका मतलब आपका विकल्प ये गलत हुआ। ठीक, इसको पूरे इसमें देखना पड़ता है मेरे भाई। ठीक, अगला विकल्प एक नंबर का, एक नंबर में एक विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, एम्पियर थोड़ा होता है, यहाँ वोल्ट में लिखा चौथे में आना चाहिए, ये तो ये ऑलरेडी गलत है। ठीक, सी नंबर विकल्प विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है चौथे नंबर में, तो ये सी नंबर भी गलत है। ठीक, अगला जो विकल्प डी नंबर, ध्यान से सुनना, वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है, चौथे नंबर में बैठा वोल्ट। ठीक, ये है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या, एम्पियर है, विद्युत धारा का मात्रक क्या, एम्पियर, दूसरे का देखो पहला मैच कर रहा है। ठीक, अब विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, वाट, तीसरे का दूसरा सही है, देखो तीसरे का दूसरा सही है, इसका मतलब हमारा डी नंबर विकल्प ही आपका सही होगा। ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका, 2024 में आ चुका, 2025 में, इस साल भरपूर चांस है 2025 की कम से कम 2 सेट में छपेगा ऐसा प्रश्न। ठीक, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न की हम बात करते हैं। हमारे पास जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठवां, दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और बाद में पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में संयोजित किए जाता है। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का क्या अनुपात होगा, इसका सबसे पहले ए नंबर 1:2, ये गलत विकल्प ही है। जो 2:1, ये भी गलत है। आपका जो राइट आंसर जो आपका होगा डी नंबर होगा, 4:1 होगा, 4:1 होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 4:1 होगा। ये मैं रुको थोड़ी देर में अभी 4:1 होगा या फिर 1:4 होगा, मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर करके बता रहा हूं। रुक जाओ 2 मिनट, बस सिर्फ 5 सेकंड रुकिए, 5 सेकंड में आपको मैं क्लियर करके बता रहा हूं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, 5 सेकंड में आपको बता रहा हूं। इसके चाहिए हो तो मुझे डाउट है थोड़ा सा, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो छठवां है, हाँ 4:1, ये राइट आंसर होगा, 4:1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक मेरे भाई, अगला जो हमारे पास प्रश्न है सातवां प्रश्न है, सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, सबसे पहले क्या, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका, सबसे पहले परिनलिका ये बेलन है। ठीक है, हमारे पास चालक की ये बेलन है, इसके पास एक तार बना दिया, लपेट दिया, परिनलिका बन गई। ठीक, अब इसमें हमने क्या प्रवाहित कर दी, धारा, तो धारा इसमें भैया यहाँ पूरी यहाँ धारा प्रवाहित होगी, फिर इसके बाद यहाँ धारा जाएगी, इसके बाद धारा यहाँ जाएगी। अगर हमने धारा प्रवाहित कर दी तो इसमें क्या भाई, धारा का मान परिवर्तित हो, इसमें चुंबकीय बल रेखाएं आ जाएंगी, इस पर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएगा, तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी। ठीक, यहाँ से भी कुछ चुंबकीय बल रेखाएं भैया इस साइड भी आ रही होंगी। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र इस साइड से इस साइड की ओर है ना, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, समांतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, सुन
ए नंबर विकल्प क्या है, ए शून्य होता है ना, गलत बात। ठीक, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है ना, गलत बात। ठीक, अगला सी नंबर विकल्प क्या है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, ये भी गलत है। अब सभी बिंदुओं पर समान होता है, हाँ, एक इस यहां से जो सभी बिंदु पर एक समांतर होता है ना, सभी बिंदुओं पर समान होता है। आपके साथ का डी नंबर विकल्प ही सही होगा। ठीक, अगला हमारे पास जो, अब देखो उपखंड सा, उपखंड जो सेकंड है, उपखंड सेकंड में जो अब रसायन विज्ञान के प्रश्न आ गए, किसके आ गए, रसायन विज्ञान के। अब हम इनकी बात करेंगे। अभी तक हमने भौतिक विज्ञान के 7 एमसीक्यू डिस्कशन कर लिए, अब हम बात करेंगे एमसीक्यू 6, रसायन विज्ञान के एमसीक्यू जो 6 होते हैं, अब इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र बताइए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, बेंजीन का जो अणु सूत्र होता है C6H6 होता है। इतनी बात हो गई। बेंजीन ये होता है, बेंजीन इसका नाम होता है, इसका अणु सूत्र C6H6 होता है। ये बेंजीन क्या करता है, कार्बन की बंद चैन बनाता है, कार्बन की बंद श्रृंखला बनाता है, बंद श्रृंखला बनाता है, क्या बनाता है, बंद श्रृंखला बनाता है। ठीक, बंद श्रृंखला बनाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, इसके बाद क्या करते हैं, ये जो इसमें होता है मेन पॉइंट, ये इसमें नोट करना, मेन पॉइंट ये, प्रत्येक कार्बन जो होते हैं, प्रत्येक कार्बन में लिख के बता रहा हूं, प्रत्येक कार्बन जो होते हैं एक दूसरे से एकांतर क्रम में लगे होते हैं। एकांतर क्रम का एक दूसरे से एकांतर क्रम का मतलब होता है, एकांतर क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक डबल बॉन्ड लगा होता है। ठीक मेरे भाई, एक के बाद एक द्विबंध जुड़ा होता है। बेंजीन की संरचना कैसे बनती है, बेंजीन की संरचना ऐसे बनती है, ऐसे, ये बेंजीन की रिंग बनेगी। सबसे पहले एक यहां लगाओ, इसको इसको इसमें द्विबंध कर दिया तो इसको छोड़ो, इसमें द्विबंध लगाओ, इसको द्विबंध लगाओ, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन, यहां पर CH और CH और CH और भाई HC और HC। ठीक, अब इसमें छाट देखो, ये आपको बहुत कायदे से देखना, ये डबल बॉन्ड यहां लगा है, यहां भी डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये गलत हुआ तुम्हारा ए नंबर विकल्प। यहां सिंगल बॉन्ड, बी नंबर विकल्प गलत। सी नंबर विकल्प थोड़ा कायदे से देखना, यहां देखो डबल है, इसके बाद क्या सिंगल, फिर इसके बाद क्या मिला तुम्हें, डबल, ये देखो डबल यहाँ, फिर इसके बाद क्या मिला, डबल यहाँ, एक को छोड़कर एक, हाँ, सी नंबर इसका आपका राइट आंसर होगा। बेंजीन का सूत्र बताया मैंने आपको, ये कार्बन की बंद श्रृंखला बनाता है, और ये क्या चक्रीय यौगिक है। ठीक, और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि प्रत्येक कार्बन एक दूसरे के एकांतर क्रम में द्विबंध जुड़े होते हैं, ये बेंजीन की संरचना हुई। ठीक मेरे भाई, आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर विकल्प ही सही होगा। अब हम प्रश्न नंबर 8वें की बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो 8वां है, हाँ, प्रश्न नंबर जो 8वां है हमारे पास, अब प्रश्न नंबर 8वें की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8वें की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8वां बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस साल 2023 में आ चुका है ये प्रश्न, 2024 में आएगा, और 2025 में भरपूर चांस है 2025 में भी ये प्रश्न छपेगा। ठीक, अब इसमें डाउट है, ध्यान सुनना बहुत कायदे से। निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। सजातीय श्रेणी जो होता है मेरे भाई, जिसमें समान समूह हो, क्या हो मेरे भाई, समान समूह होने चाहिए, और मेरे भाई CH2 का अंतर होना चाहिए, CH2 का अंतर होना चाहिए, CH2 का अंतर होना चाहिए, और भैया क्या होना चाहिए, 14 अणु या परमाणु, 14 अणु भार का, हाँ, 14 अणु भार का अंतर होना चाहिए। ठीक, ये 3 बातें होनी चाहिए। अगर आप समान क्या देखते हैं, सजातीय श्रेणी देखती है, तो समान समूह होना चाहिए, और CH2 का अंतर होना चाहिए, और 14 अणु भार का अंतर होना चाहिए। ठीक है, बात करते आगे चल के। पहला विकल्प क्या, सी, ये है, उसमें देखो सी, एक कार्बन बढ़ा, हाँ भाई एक कार्बन बढ़ा, देखो इधर हाइड्रोजन कितने थे, हाइड्रोजन 4 थे, यहाँ 2 थे, ये CH2 का अंतर होना चाहिए ना, CH2। ठीक, समूह समान है भैया, ये एल्केन समूह है, एल्केन मेथेन बोलते हैं, इसे एथेन बोलते हैं। ठीक, हाँ पहला भैया हो सकता है, अभी राइट नहीं। ठीक, आगे बात करते हैं। दूसरा नंबर है CH3OH, ये क्या एस्टिक अम्ल, ये क्या एल्कोहल, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि समान समूह कहाँ, समान समूह गलत ना हो गए, अलग अलग नहीं है। ठीक, तीसरा नंबर विकल्प C2H6, ये एथेन है, ये क्या एल्कोहल, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें समूह समान, इसमें जो समान समूह नहीं है। ठीक, अगला जो हम बात करते चौथा, ये एल्कोहल है, हाँ ये भी एल्कोहल है, इसमें क्या कार्बन 1 है, इसमें कार्बन कितने हैं, 2। ठीक, एक कार्बन बढ़ा, हाइड्रोजन कितने 3, इसमें हाइड्रोजन कितने 5, हाँ हाइड्रोजन भी 2 बढ़े, और समूह हमारा क्या सही, पहला भी सही हुआ और चौथा भी सही हुआ, ध्यान देना। अब उपयुक्त संदर्भ में सही विकल्प चयन कीजिए। पहला और दूसरा सही तो नहीं थे, ये गलत है विकल्प, ये नंबर बी नंबर विकल्प क्या है, पहला और चौथा, हाँ पहला और चौथा जरूर सही हमारा हुआ, देखो पहला और चौथा सही है ना, तो आपका इसका क्या हुआ, पहला और चौथा सही है। इस तरह का विकल्प का प्रश्न 2025 में कम से कम 162 में अवश्य आएगा मेरे भाई, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर कह रहा है, ध्यान देख लो कायदे से। अब हम आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो 10वां है, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं।
देखो पृथ्वी की जो भूपट्टी मतलब ऊपरी भाग में क्या पाए जाते हैं, ऊपरी भाग में खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, खनिज। मेरे भाई ऊपरी भाग में पृथ्वी की भूपट्टी का मतलब होता है ऊपरी भाग, जिसमें क्या पाए जाते हैं, खनिज। खनिज में क्या पाए जाते हैं, खनिज को साफ करो तो क्या हो जाता है, अयस्क होते हैं। अयस्क में क्या होते हैं भैया, शुद्ध शुद्ध धातुएं रहती हैं और अशुद्ध धातुएं रहती हैं। अयस्क को साफ करो तो भैया शुद्ध धातुएं प्राप्त। इसमें क्या पाए जाते हैं, सबसे पहले से आपको मैंने क्या बताया, खनिज पाए जाते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी में खनिज पाए। आपका राइट आंसर क्या हो, 10वें का राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। दांतों का क्षय, प्रश्न नंबर 11वां है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। दांतों का क्षय होना कब प्रारंभ होता है। हमने आपसे बताया था भाई 7, यदि किसी विलेन का पीएच मान 7 है, 7 से कम वाला क्या होता है, अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा वाला क्या होता है, क्षारीय होता है। हमारे मुंह में क्या होता है, दांत का पीएच मान हमसे पूछा है ना। हमारे मुंह का जो लगभग दांत का हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है 5.5 के लगभग आसपास होता है। मेरे भाई जब हम भोजन कर लेते हैं, भोजन करने के बाद हम जब रात्रि में सो जाते हैं तो हमारे हमारे मुंह जो पूरे बॉडी की जो अशुद्धियां होती हैं मुंह पर आ जाती हैं, ठीक। हमारे बाकी क्या वो क्षार हो गया, हमारे उस समय क्षार होता है। अब हम जो हाँ उस समय हमारे पास क्या होता है, अम्ल होता है, अम्ल सॉरी मेरे भाई, उस समय क्या होता है, हमारे मुंह में अम्ल होता है। और हम जो टूथपेस्ट करते हैं, जो हम मंजन कोलगेट जो मंजन करते हैं वो हमारे क्षार होते हैं। तो हम जब क्रिया कराते हैं तो हमारे उस मुंह में कौन सी क्रिया होती है, उदासीनीकरण की होती है, ठीक। ठीक, अब हम बात करते हैं विकल्पी की। विकल्पी नंबर ए, मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, ना ये अधिक नहीं होता, 5.5 के लगभग आसपास मैंने बोला था, ठीक। आपका ये गलत हुआ। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, ये मुंह का पीएच का मान 5 से 5, हाँ इससे कम हो सकता है, अधिक नहीं होता, इससे कम होता है। तो आपका बी नंबर विकल्प आपका सही हुआ। मुंह का पीएच मान 7 होने पर यह गलत हुआ, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। आपका बी नंबर विकल्प सही है मेरे भाई, 11वां का बी नंबर विकल्प, ठीक। अब हम आगे प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12वां प्रश्न 2025 में आने वाला प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। अभिकथन नंबर 1, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन का मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया, हाँ ऐसा होता है। जिंक जब क्रिया करता है किससे, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और मेरे भाई H2 गैस बनती है। कौन सी अभिक्रिया हुई, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये इसने बता रखा, अभिकथन है, ठीक। अब हम तर्क पर बात करते हैं। जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये क्या है, जिंक क्रिया करके क्या करता है, जिंक क्रिया करके क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड। ये देखो, ये तुम्हारी कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन। ये कौन सी तुम्हारी अभिक्रिया, जिंक ऑक्साइड वाली। ये जो तुम्हारे पास जो अभिक्रिया मेरे भाई, ये तुम्हारे पास जो अभिक्रिया है, ये तुम्हारे पास है योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, ध्यान देना बहुत कायदे से। अब विकल्प पर बात करते हैं। दोनों अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क सेकंड सही है, हाँ सही तो है, लेकिन तर्क सेकंड जो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है। मेरे भाई ध्यान सुनना, ऊपर वाली हमारी कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। नीचे वाली कौन सी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। तो नीचे वाला कहां अभिकथन का सही का स्पष्टीकरण करता है, आपका ए नंबर विकल्प गलत है। हाँ ये दोनों बात सही है, लेकिन अभिकथन सही स्पष्टीकरण दूसरा जो है कथन नहीं करता। अगर ये भी विस्थापन होता तो हमारे ए नंबर विकल्प राइट होता, ठीक मेरे भाई, समझ में आ गया होगा। अब बी नंबर विकल्प की बात करते हैं। अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क सेकंड दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। हाँ देखो ये क्या कहा, नहीं है, मतलब जो सेकंड वाला हमारा तर्क है वो इसका स्पष्टीकरण नहीं है। हाँ आपका विकल्प नंबर 20 सही होगा। इसका कायदे से देख लेना, 2025 का प्रश्न है मेरे भाई, बहुत आराम से धैर्य के साथ। बी नंबर इसका विकल्प सही होगा। सी नंबर विकल्प अभिकथन फर्स्ट सही है परंतु तर्क गलत, ये गलत हुआ, और आपका ये भी गलत है। आपका बी नंबर विकल्प राइट होगा, ठीक मेरे भाई। अब हम आगे 13वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। NaOH ये क्या, कास्टिक सोडा इसी कहते हैं। NaOH ये हमारे पास ये बनता है, इनमें से किसको उठाएं, किसके रासायनिक समीकरण का, ये क्या हमारे पास, इसको ले लो, एस्टिक अम्ल कहते हैं, इसे कहते हैं एथेनोइक अम्ल। आप इससे रिएक्शन करा दो CH3COOH। अब मेरे भाई Na+OH- CH3, ये सी जो H होता है, H क्या होता है, प्लस का होता है, और ये वाले माइनस का होता है। तो H और OH मिला क्या बन जाएगा, जल H2O बन जाएगा, और ये भी बन जाएगा तुम्हारा CNO, इसको दे दो CH3COO Na बन जाएगा, ये तुम्हारा ये बन जाएगा। इसे क्या कहेंगे, सोडियम एस्टर, यहाँ सोडियम एसीटेट कहेंगे, या फिर आप एस्टर कह सकते हैं। यह अभिक्रिया किसमें आप लिख सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया में लिख सकते हैं आप, और एस्टिक अम्ल का रासायनिक गुणधर्म में अभिक्रिया लिख सकते हैं। सेम प्रश्न ये 2022 में आ चुका है, 2025 में भरपूर चांस
हैं। ठीक मेरे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, एक एक वीडियो शूट करने में बहुत समय बर्बाद होता है हमारा। ठीक, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर जो 14 है हमारे पास, ये उपखंड थर्ड क्या हमारे पास, उपखंड जो थर्ड होता है वो जीव विज्ञान है। किसका है मेरे भाई, जीव विज्ञान का। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2025 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2023 में रिपीट हो चुका, 2024 में भी आ चुका, और ये 2025 में भी इस तरह का प्रश्न आएगा। ठीक मेरे भाई, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 नंबर के। अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग होता है, मतलब वायु को ग्रहण करने का सही रास्ता क्या होता है। सबसे पहले हम वायु कहां से लेते हैं, हमारे पास जो दो पट होते हैं, दो छिद्र होते हैं नाक में, हम वहां से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं कि नहीं ग्रहण करते हैं। हाँ मेरे भाई, तो आपको मैं सबसे पहले समझाऊंगा। देखो आपको हमने सबसे पहले हमारे पास देखो, हमें एक फोटो बना दे आपको, ये यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन जाती है, यहाँ से वायु जाती है। सबसे पहले हमारे नासा द्वार मिलेगा, नासा द्वार और कंठ के बीच, ये कंठ है हमारे पास, यहाँ से क्या नासा द्वार, यहाँ से हमने वायु ग्रहण की। नासा द्वार और कंठ के बीच के जो बीच में जो होता है उसे कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं, ग्रसनी। तो हमारे पास क्या नासा द्वार कंठ, ये गलत रास्ता हो गया। ठीक, नासा मार्ग नासा द्वार श्वास नली, ये भी गलत है। कंठ पहले मिलता ही नहीं, पहले नासा द्वार मिलता है। ठीक, ये गलत। नासा द्वार ग्रसनी कंठ, कंठ श्वास नली कूपकाएं। नासा देखो, नासा द्वार और कंठ के बीच के भाग को क्या कहते हैं, ग्रसनी। आपका डी नंबर आंसर सही होगा मेरे भाई, डी नंबर। ठीक मेरे भाई, और यहाँ से ऑक्सीजन धीरे धीरे गुजरती है, इसके बाद हमारे पास फेफड़े यहाँ पर लगे होते हैं, यहाँ पर फेफड़े, यहाँ से छनन होता है ऑक्सीजन का। ठीक, अब आपको ये प्रश्न, आपका डी नंबर विकल्प इसका सही होगा। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं 15 नंबर विकल्प। निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम्स के बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। हाँ, हमने आपको क्या कहा था, जो मादा होती है, देखो मेरे भाई सुनना, मादा में XX गुणसूत्र होते हैं, पिता में XY होते हैं। क्या होते हैं, XY। देखो जिसमें से X, देखो महिला के पास तो XX होते हैं और पिता के पास क्या होते हैं, XY होते हैं। जिन भी महिलाओं के बच्चे मतलब लड़का नहीं होता है, तो उस आज की डेट समाज में हमें महिलाओं को दोष दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रियल में जो होता है मेरे भाई, पिता का गुणसूत्र है नहीं आता है, जो हम जैसे एक्स यहाँ से एक्स गुणसूत्र भेजेंगे, यहाँ से अगर वाई गुणसूत्र आया पिता की साइड से, तो XY बने, तो हमारा क्या बच्चा जो पैदा होगा लड़का होगा। क्या होगा, लड़का होगा। ये हम सबसे पहले कथन क्या है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम में बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। हाँ ठीक, सही बात है। कारण क्या हमारे पास, मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होते हैं। ये दोनों कथन और कारण दोनों सही है। ठीक, बात करते हैं आगे। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। हाँ, और कारण क्या है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। आपका विकल्प नंबर ए राइट हुआ। ठीक, अब हम कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, ये गलत बात है। ठीक, कथन सत्य है और कारण असत्य है, ये गलत है। ठीक, कथन असत्य है, कारण सत्य है, ये गलत है। आपका ए नंबर विकल्प राइट होगा। ठीक मेरे भाई, अब आगे हम प्रश्न बात करते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैं कह रहा हूं ये 2023 में आ चुका है 61 में, और 2025 में भरपूर चांस है इसके आने के। इसमें ये जो चित्र है ना, बहुत कायदे सुनना मेरे भाई। ठीक, सबसे पहले बात हम बात करते हैं, ये ए नंबर विकल्प है, ये बी नंबर विकल्प है, ये सी नंबर विकल्प है, डी नंबर विकल्प है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी। ये क्या होता है भाई, ये न्यूरॉन की संरचना है, ये पीछे का भाग होता है, ये आगे का भाग होता है। ये जो तीर है, इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट तीर है, जो हमारे शरीर से, ध्यान से सुनना, अब जो हमारी सूचनाएं होती हैं, हमारे जो शरीर की सूचनाएं ले जाने होती है, ऊपर से नीचे से थोड़ा जाती है ऊपर की ओर, तो ए नंबर तो विकल्प राइट हुआ। हमारे जो शरीर के जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है, न्यूरॉन जुड़े होते हैं, तो न्यूरॉन के द्वारा हमारे शरीर के सभी भागों से सूचनाएं आती हैं। ठीक, न्यूरॉन के द्वारा। ठीक, अब हम बात करते हैं बी नंबर में। बी नंबर जो मेरे आपके पास है, यहाँ से नीचे से ऊपर, देखो ये तीर क्या है, नीचे से ऊपर, नीचे जो यहाँ नीचे से ऊपर आ रहा था, यहाँ भी नीचे से ऊपर जा रहा था, इसका बी नंबर भी विकल्प गलत है। सूचनाएं हमारे शरीर में, देखो इधर, अब ध्यान सुनना, हमारे शरीर में जो सूचना, जो हमने सोचा, जो विचार करते हैं, न्यूरॉन जो हमारे पास माइंड, जो हमारे पास दिमाग मस्तिष्क होता है, उससे हमारे पास जो सूचनाएं जाती हैं दिमाग से नीचे की ओर। ध्यान सुनना, ये नीचे की ओर, तो ये देखो तीर क्या लगा, नीचे की ओर लगा ना, ये गति कर रही है, यहाँ सूचनाएं नीचे की ओर गति करती हैं, यहाँ से भी सूचनाएं नीचे की ओर गति करती है। इसका मतलब आपका सी नंबर विकल्प ही राइट होगा। इसमें क्या भैया, सूचनाएं दिमाग से थोड़ा ऊपर, नीचे से ऊपर नीचे की ओर जाती हैं। जो मस्तिष्क के साइड ये होता है, और ये जो पीछे की साइड ये होता है, तो हमारे जो विचार होते हैं ये लेकर जाते हैं नीचे की ओर,
नीचे की ओर, तो आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। आपको मेरे भाई इस तरह का प्रश्न 2025 में अवश्य मिलेगा। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं 17वें नंबर प्रश्न की। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही है? थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही, देखो मैंने क्या पढ़ा, एक बार गलत पढ़ दिया। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मेरे भाई इस पर विचार करना, ऐसे प्रश्न आते ही लास्ट में नहीं लिखा होता, विद्यार्थी बहुत गलत कर जाता है। ठीक, पहला नंबर विकल्प की हम बात करते हैं। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह अयस्क होता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और तथा वसाओं का उपचयन नियम करता है। ठीक, थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि के आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगला डी नंबर विकल्प, थायरॉक्सिन के लिए थायराइड हार्मोन्स भी होता है। आपका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, देखो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होती है जिससे घेंघा रोग होता है। आपके नंबर बी नंबर, आपका जो 17 का ए नंबर आपका विकल्प सही होगा। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। आप ज्यादा थोड़ी स्पीड से, थोड़ी तेजी से बताएंगे क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक, हाँ, अब जो हम बात करते हैं 18वें नंबर विकल्प की, बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है। ये 2024 में आ चुका है और 2025 में भरपूर चांस है इस विकल्प के। ये मोस्ट इंपोर्टेंट विकल्प है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक मेरे भाई, हाँ, निम्नलिखित चित्रों में से ए बी सी को किस क्रम में होते हैं? सबसे पहले हम बात करें, ये ए नंबर है, ये बी नंबर है, ये सी नंबर है। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले जो ए नंबर का ये वाला भाग होता है, इसे बोलते हैं प्रांगुर। क्या बोलते हैं? प्रांगुर, प्रांकुर। इसको जो होता है तना प्रवोह होता है। क्या होता है? तना, तना प्रवोह होता है। क्या होता है? तना प्रवोह। अगला जो हमारे बी नंबर ये है, बी नंबर, इसे बोलते हैं बीज पत्र। क्या बोलते हैं? बीज, बीज, बीज पत्र बोलते हैं इसे। सी नंबर जो होता है नीचे वाला होता है मूला, मूलांकुर होता है। क्या होता है? मूलांकुर, मूलांकुर, ये होता है मूलांकुर। इसे बोलते हैं जड़ प्ररोह। क्या बोलते हैं? जड़ प्ररोह, जड़ प्रारोह। अब हम बात करते हैं विकल्पी की। ठीक, अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्या क्रम होना चाहिए, पहले प्रांकुर होना चाहिए, फिर बीज पत्र होना चाहिए। बीज पत्र का मतलब होता है खाद संग्रह। क्या होता है? खाद संग्रह, खाद संग्रह। ठीक, हम बात करते हैं सबसे पहले बीज पत्र, नहीं ये गलत हुआ। सबसे पहले प्रांगुर होना चाहिए ना, प्रांगुर, प्रांगुर के बाद मूलांकुर नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इसके बाद पहले फिर क्या? प्रांकुर, इसके बाद बीज पत्र, इसके बाद मूल्यांकन। आपका सी नंबर विकल्प ही सही है। देखो मेरे भाई इस तरह का प्रश्न 2025 में आना है, गारंटी है, 101% गारंटी कहता हूं मेरे भाई। ऐसा ही पेपर में एक कम से कम 4 से 5 में ऐसा प्रश्न छपने वाला है। अगला जो हम बात करते हैं, अगले 19वां नंबर विकल्पी, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि, देखो अलैंगिक विधि है, अलैंगिक विधि, अलैंगिक विधि में, अलैंगिक विधि का मतलब होता है ऐसा जनन जिसमें एक ही, चाहे मादा हो चाहे पुरुष, एक ही मतलब एक ही लोग भाग लें, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। हाँ सही है, एक ही जनक भाग लेता है, ये पहला सही है आपका आंसर। ठीक, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। युग्मक का मतलब जोड़े, युग्मक का मतलब क्या होता है? जोड़े। हाँ ये भी सही है आपका, 2 नंबर, देखो एक नंबर सही हुआ आपका, बी नंबर से भी सही हुआ। अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन से पहले होता ना, गलत बात। अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन के बाद होता, गलत बात। अलैंगिक जनन ऐसा जनन है जिसमें सिर्फ एक लोग काम करते हैं, जिसमें युग्मक नहीं बनते। युग्मक का मतलब जोड़े नहीं बनते। आपका 1 नंबर विकल्प सही है और 2 नंबर विकल्प। अब इसमें बात करते हैं ए हमारे में क्या, 1 नंबर 2 नंबर। ठीक, आपका विकल्पी नंबर ए सही हुआ। ठीक, अब आपके 3 के गलत हुए। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां का, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोष स्तर पर हमेशा कौन होता है? अब मेरी बात करता हूं खांस की। सबसे पहले मेरे भाई हमारे पास होता है पोषी स्तर। क्या होता है? पोषी स्तर। पोषी स्तर के ऊपर क्या होता है? उत्पादक होता है। क्या होता है? उत्पादक। क्या होता है? उत्पादक। इसके बाद मेरे भाई होता है हमारे पास प्राथमिक स्तर। क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इसके बाद होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। इसके बाद होता है भाई तृतीयक उपभोक्ता। क्या होता है? तृतीयक उपभोक्ता। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, थोड़ा आप समझने का प्रयास करें। अब सबसे पहले पोषी स्तर जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक में आते हैं पेड़ पौधे। क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता में क्या होते हैं? शाकाहारी रहते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी, शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी, मांसाहारी। ठीक मेरे भाई, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं सर्वाहारी। क्या होते हैं? सर्वाहारी, सर्वाहारी। तृतीयक उपभोक्ता में क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। अब हमसे क्या पूछा है? तीसरे पोषी स्तर, तीसरे पोषी स्तर, पहला फर्स्ट पोषी स्तर ये, उत्पादक सेकेंड नहीं, पहले उत्पादक, पहला पोषी स्तर क्या होगा? उत्पादक तुम्हारा हुआ। दूसरा क्या हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता क्या हो? तृतीयक। वो तीसरे पोषी स्तर पूछा तुमसे, तो तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्तर में क्या होते हैं?
मांसाहारी रहते हैं। क्या होते हैं? अगर मुझसे चतुर्थ पूछता तो सर्वाहारी में मारता, ठीक। तीसरे में मतलब द्वितीय उपभोक्ता को तीसरा पोषक स्तर कहते हैं। इसमें मांसाहारी होता है। आपका विकल्प नंबर क्या है? पहला मांसाहारी प्राणी, ये सही होगा और बाकी 3 गलत होंगे मेरे भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। मैंने एक एक मॉडल पेपर का एक एक विकल्पी एमसीक्यू आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है बहुत ही सरल भाषा से। अगर मेरे भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अब इसके जो अगले लघुत्तरी प्रश्न होंगे आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, जो आपके फिजिक्स के 3, भौतिक विज्ञान के 3 होंगे और रसायन विज्ञान के, हाँ रसायन विज्ञान के जो आपके पास 2 होंगे और उसके जीव विज्ञान के जो आपके पास 3 होंगे। इसके अगला वीडियो देखना, आपके लघुत्तरी प्रश्न को आंसर सहित मैं करवाऊंगा मेरे भाई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।